सप्लाई मतलब चेंजेस इन डिमांड का मतलब चेंज इन डिमांड क्या होता है अक्षर? अदर फैक्टर की वजह से डिमांड चेंज हुई। अगर प्राइस की वजह से डिमांड चेंज हो तो क्या कहते हैं? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। अब तक तो रट गया होगा। और चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड के बदले में चेंज इन सप्लाई। तो यहाँ पे दो वर्ड्स हो रहे हैं, चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन सप्लाई। अब प्राइस बीच में इंटरफेयर नहीं करेगा, क्योंकि लास्ट क्लास में प्राइस ने बहुत इंटरफेयर करके एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई दिखा दी हमको। अब जितना रिमेनिंग चैप्टर है वहां प्राइस नहीं आएगा, लास्ट में आएगा प्राइस फ्लोरिंग और प्राइस सीलिंग, जिसका क्वेश्चन 100% आएगा सबको। प्राइस फ्लोरिंग और प्राइस सीलिंग बड़ा इजी टॉपिक है, पर पूरा लिखना पड़ेगा। और 100% 4 मार्क्स 5 मार्क्स 3 मार्क्स 2 मार्क्स एक क्वेश्चन पक्का है इस चैप्टर में से। पूरा रट के जाना, बहुत इजी टॉपिक है। चलो अब कुछ कर्व्स मैं कराऊंगा, कुछ कर्व्स आप घर पे करेंगे। पहला कर्व कह रहा है चेंज इन डिमांड। सिर्फ क्या बात चल रही है यहाँ पे? अभी देखो यहाँ भी फैक्टर्स लिखे हैं, मैंने ऐसी पेज पलटवा दिए। देखो यहाँ पे लिखे नहीं लिखे, लेकिन यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिखा। यहाँ पे लिखा है कि डिमांड के कौन से हैं, सप्लाई के कौन से, लिखे नहीं लिखे? बुक में चेक करो, पेज पलटो। लेकिन यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज लिखा कि इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा तो क्या होगा। अब टोटल मिला के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 कर्व्स दिखने वाले हैं मेरे को अभी। 24 आपके फ्लो चार्ट दिख रहा है? फ्लो चार्ट दिख रहा है 12 कर्व्स का। अरे पेज नहीं पलटने, फ्लो चार्ट दिखा? जो पहला लिखा है ना आपको, चेंज इन डिमांड चेंज इन सप्लाई दिख रहा है? उसके 4 को 1 1 1 1 डाल दो, डाल दो नीचे 1 1 ऐसे ऐसे देखो 1 1 1 1, ये एक एक कर्व है, ठीक है। फिर राइट साइड में आपको बोथ बोथ वाले दिख रहे हैं, बोथ बोथ दिख रहे हैं, बोथ बोथ हर एक के 3 3 कर्व है, 1 3 3 3 3। लेफ्ट वाले कॉलम में 1 1 ईच या 3 3 ईच। नीचे वाले जो चेंजेस है वो 2 2 ईच। तो टोटल 24 कर्व्स हमको बनाने हैं भाई साहब। ठीक है ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा कि चेंज इन डिमांड का कर्व बना के दिखा दो, वो आपको एक रियल सिचुएशन देगा। जो ऊपर फैक्टर्स लिखे ना ये देगा। इसमें दिमाग आप लगाओगे पिछली क्लासेस को देख के, पिछले चैप्टर्स को देख के कि यहाँ पे डिमांड बढ़ रही है कि कम हो रही है, फिर वो बना के दिखाओगे। ये जो कर्व्स है ना यहाँ पे डायरेक्टली बताया है कि चेंज क्या हो रहा है, वो बना के दिखाओ, मतलब सिखा रहा है। एग्जाम में ये नहीं बोलेगा कि अगर डिमांड चेंज हो रही है और सप्लाई चेंज हो रही है तो बना के दिखाओ, नहीं। वो आपको ऐसा फैक्टर देगा, फॉर एग्जाम्पल टैक्स कम कर दिए तो ये आपको ये देखना है फैक्टर सप्लाई का है कि डिमांड का है। सप्लाई का तो सिर्फ सप्लाई चेंज होगी, डिमांड को चेंज नहीं करना आपने। कई फैक्टर सप्लाई के भी है और डिमांड के भी है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अगर वो बोलते हैं फ्यूचर एक्सपेक्टेशन चेंज हो जाती है, बढ़ गई कि प्राइस बढ़ेगा, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड आज क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो डिमांड को इंक्रीज कर दो और सप्लाई क्या हो जाएगी, कम। तो कई फैक्टर दोनों के कॉमन है कि नहीं है, उसमें दोनों चेंज कर देना आप। कई फैक्टर खाली एक का है, वो पहले सोचना पड़ेगा फैक्टर है किसका, इससे बढ़ रहा है कम हो रहा है ये भी सोचना है, फिर उतना काम करो। यहाँ जो मैं सिखा रहा हूँ डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता, मैं सिखा रहा हूँ कि बनाते कैसे हैं। बनाना क्या है वो मैं बाद में सिखाऊंगा, हॉट से पढ़ा। क्लियर। अब पहला है सिर्फ और सिर्फ चेंज इन, नहीं लास्ट ईयर कट गया था या कई स्कूल्स में कट जाता है, हार्वर्ड स्कूल में कट जाता है, ये सारे कट जाते हैं। सिर्फ परफेक्ट कंपटीशन, लास्ट में प्राइस फ्लोरिंग प्राइस सीलिंग, दैट्स इट। क्योंकि मेरे को बताया था 2 साल पहले एक बच्चा था फैम करके, तो उसने बताया था मेरे को, तो मैंने उसको कराना शुरू किया। सर मैं मैंने ये क्रॉस वाले मैंने मना किया, क्रॉस वाले कर्व नहीं करने, तो क्रॉस वाले कर्व कराने शुरू कर रहा हूँ मैं अभी। मैं कहा चलो बढ़िया, फिर बचा गया चैप्टर में, तो उसके एग्जाम में भी नहीं आए थे। नाम बड़ा अच्छा था, रिच हार्वेस्ट, पता नहीं क्या हार्वेस्टिंग कर रहे हैं, बहुत कम है। अब मेरे को कौन बच्चा बताएगा कि चेंज इन डिमांड कितनी तरह से हो सकता है? 2 तरह से हो सकता है। या तो डिमांड क्या होगी, या तो सबसे पहला मैं ले रहा हूं इंक्रीज इन डिमांड। क्या सप्लाई बोल रहा है यहाँ पे? अगर कोई सिचुएशन ऐसी दी है कि डिमांड बढ़ रही है किसकी वजह से, एनी अदर फैक्टर, जैसे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में प्राइस बढ़ने वाला है, ठीक है, पर ये सप्लाई का फैक्टर भी है, कुछ और सोचते हैं, सब इनकम बढ़ गई, इनकम सप्लाई का फैक्टर तो नहीं है,
क्योंकि सप्लाई प्रोड्यूसर करता है और डिमांड कंज्यूमर करता है। कंज्यूमर की इनकम क्या होगी, बढ़ गई नॉर्मल गुड की, तो डिमांड क्या हो जाएगी, क्या सप्लाई चेंज होगी। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले देखो ये ना रट्टे नहीं मार सकते कर्व, ये दिमागी तौर पे खेलना है इनसे। कैसे, हर कर्व को स्टार्ट करने से पहले आपको एक ये कर्व बनाना है, एक ये कर्व। ये कौन सा कर्व है कीरत, वेरी गुड, डिमांड कर्व इज ऑलवेज डाउनवर्ड स्लोपिंग, और ये कौन सा कर्व हुआ, सप्लाई का। और ये आपके लिए हो गया इक्विलिब्रियम, और ये आपका क्या हो गया, इक्विलिब्रियम प्राइस, और ये क्या होगी, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। यहाँ पे क्या लिखोगे, प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी, पूरा मेंशन करना पड़ेगा, एक्स वाई सब कुछ लिखना पड़ेगा अकॉर्डिंगली। और हमने अभी देखा कि अभी हम इक्विलिब्रियम पे इतनी क्वांटिटी ओपी ओक्यू क्वांटिटी ले रहे हैं ओपी प्राइस पे, इतना होगा ना ओक्यू और ओपी। अब किसी वजह से डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज, अभी इंक्रीज इन डिमांड, कैसे, इनकम ऑफ द कंज्यूमर फॉर एग्जांपल बढ़ गई, तो डिमांड क्या हो गई, बढ़ गई। अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, अदर फैक्टर है कि प्राइस है, मूवमेंट होगी कि शिफ्ट होगा, शिफ्ट होगा, राइट वर्ड की लेफ्ट वर्ड, कॉन्ट्रैक्शन की एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, सॉरी मेरे से गलती हुई, पकड़ ली उसने। तो यहां से डिमांड बढ़नी कम होनी है, बढ़ेगी, Q1 पे जाएगी, और प्राइस क्या होगा, सेम प्राइस, सेम प्राइस पे मैं अब कितना ले रहा हूं, Q1, तो डिमांड कब क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा बाहर को, पैरेलल शिफ्ट होता है ना। अब मैं क्वांटिटी कितनी ले रहा हूं, Q1 ले रहा हूं, किसी को टेंशन, ये क्या बोलते हैं, इंक्रीज। अब नया इक्विलिब्रियम कहां पे मिला, E1, ये कौन सा डिमांड कर्व है, D1 D1, ये Q1, सब कुछ 1 1 आ गया, अब एक जैसा बनाना है, 1 2 1 2 कुछ नहीं करना, 1 1 1 करना है, क्लियर हुआ। अब नया क्वांटिटी कितनी हुई, सॉरी, अब नया इक्विलिब्रियम कितना बना, एक मिनट रुको, यहां बना, अब मैं क्वांटिटी कितनी लूंगा, Q1, और प्राइस कितना हो जाएगा, ये नया इक्विलिब्रियम प्राइस आया, वो पुराने प्राइस से क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा, देखो ना प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी भी बढ़ गई, मतलब खाली एक बंदे की इनकम या कंज्यूमर्स की इनकम बढ़ी, जिसकी वजह से मार्केट में डिमांड बढ़ी। और जब मार्केट में डिमांड बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है, कम होती है, तो प्राइस भी बढ़ गया। क्यों बढ़ी, क्योंकि सप्लाई चेंज नहीं हुई। अगर किसी प्रोडक्ट की डिमांड एकदम से बढ़ जाए लेकिन सप्लाई वहीं पे खड़ी हुई तो महंगा होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पे देख लो हो गया महंगा। आपका जो लॉजिक है वो ग्राफ पे दिखना चाहिए। सैनिटाइजर की डिमांड एकदम से बढ़ गई पर उसकी सप्लाई नहीं बढ़ी तो महंगे हो गए। बाद में जो सप्लाई बढ़ी तो वो क्या हो गए, बहुत सस्ते। वो भी बनाएंगे कि बाद में सप्लाई क्या होगी, बढ़ाऊंगा मैं, सप्लाई जब बढ़ाऊंगा तो प्राइस नीचे गिर जाएगा। देखियो, इसको बोलते हैं मार्केट मैकेनिज्म, मार्केट इक्विलिब्रियम। फटाफट से कर्व अपनी कॉपी में बनाएंगे और वो पूरा का पूरा पॉइंट मार्क करेंगे। मैं समझाता हूँ, है ना। तो क्या लिखोगे आप कि यहाँ पे पहले क्या बढ़ा था, बताओ, डिमांड बढ़ी थी, उसकी वजह से क्या बढ़ा, सप्लाई कहाँ बढ़ी है, डिमांड। जब डिमांड बढ़ी तो क्या बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा। और जब एकदम से प्राइस डिमांड बढ़े तो महंगाई, देखो प्राइस बढ़ता है तो डिमांड गिरती है, लेकिन डिमांड बढ़ता है तो प्राइस बढ़ता है, उल्टा चलता है। प्राइस की वजह से डिमांड ऑपोजिट होती है, लेकिन डिमांड की वजह से प्राइस सेम होता है। अब जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई क्या होगी, अक्षय सोच लो था। जब प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाई, प्रॉफिट बढ़ेगा लोगों का, तो सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी। इस जगह पे सप्लाई कितनी हो रही थी, ये, अब सप्लाई कितनी होगी, देख चेक कर, सप्लाई बढ़ी। अब एक चीज नहीं बढ़ी बेटा, पहले सप्लाई ये थी, अब सप्लाई देख, सप्लाई कब, हाँ बंदे ने सही बात, बहुत ध्यान से पढ़ रहा है वो। हमने डिमांड को शिफ्ट कर दिया, लेकिन सप्लाई, डिमांड की वजह से सप्लाई बढ़ी और सप्लाई में मूवमेंट अलोंग द कर्व हो रहा है, पर हम तो कह रहे हैं अदर फैक्टर। अब ध्यान से देख, डिमांड क्यों बढ़ी थी, इनकम की वजह से, तो शिफ्ट हुआ था। सप्लाई क्यों बढ़ी, प्राइस की वजह से, तो मूवमेंट हुआ। पकड़ में आई बात, प्राइस बढ़ा तो सप्लाई बढ़ी, तो इसमें शिफ्ट के अंदर मूवमेंट, शिफ्ट सिर्फ डिमांड में इनकम की वजह से, वो सप्लाई का फैक्टर नहीं है। डिमांड की वजह से प्राइस बढ़ी और प्राइस की वजह से सप्लाई होगा तो एक्सपेंशन होगा कि नहीं होगा, पकड़ में आई बात।
जिस बच्चे के डिमांड सप्लाई की मूवमेंट के सारे कंसेप्ट ठीक है उसको पकड़ में आ जाएगी बात कि यहाँ मूवमेंट क्यों हो रही है। मूवमेंट सिर्फ डिमांड में सप्लाई में हो रही, डिमांड में नहीं हो रही, क्योंकि डिमांड का फैक्टर इनकम लिया है। हमारा बेसिकली ये है कि इनकम बढ़ी, उसकी वजह से डिमांड बढ़ी, उसकी वजह से प्राइस बढ़ा। प्राइस ये तो एक्सपेंशन है, ये पोर्शन शिफ्ट है, ये पोर्शन एक्सपेंशन है। बात पकड़ में आई? ठीक है भाई साहब, इकोनॉमिक्स अगर समझ आ गई ना बहुत आसान है। कंसेप्ट समझ आ गया कि सर शिफ्ट भी तो हो रहा है, मूवमेंट भी तो हो रही है, और मूवमेंट दिखी सबको नहीं दिखी? ये देख प्राइस बढ़ा तो मूवमेंट तो होनी है। तो अब बुक में कहीं लिख लो कि डिमांड बढ़ा, उसकी वजह से प्राइस बढ़ी, उसकी वजह से सप्लाई बढ़ी, और इसको हम क्या डालेंगे, मूवमेंट या फिर एक्सपेंशन। और बुक में पूरा का पूरा मार्क करो। हाँ, क्योंकि इनकम बढ़ी है बंदे की। दिखाएगा डिक्रीज, ये इसका सेकंड पॉइंट कितना है, डिक्रीज इन डिमांड। जब नहीं समझ आ रहा तेरे को, चलो अब डिमांड क्यों नहीं है, कोई फैक्टर बताओ डिमांड डिक्रीज करने का। इनकम, इनकम खाली डिमांड का है ना, इंफीरियर में नॉर्मल लो, नॉर्मल गुड्स की इनकम, लोगों की इनकम कम होगी तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पे ध्यान से देखो फटाफट से, पहले ये देखो, ये हर क्वेश्चन कॉमन है कि नहीं, और ये ई और ये पी और ये क्यू, ये तो बनाना ही बनाना ना। चलो अब डिमांड कम हो रही है इनकम की वजह से, डिक्रीज इन डिमांड। अगर क्वेश्चन सिर्फ डिक्रीज इन डिमांड का है तो सिर्फ डिक्रीज इन डिमांड है, डायरेक्टली भी आता है, इनडायरेक्टली तो आता ही आता है। ऊपर फेंकेंगे, हाँ जी माइनस में, अगेंस्ट ग्रेविटी है, ऊपर फेंक रहे हैं तो v तो है ना, u जीरो होगा, v है, u जीरो होगा ऊपर जाके, तो फेंक रही तो v तो कुछ है, सॉरी u फाइनल वेलोसिटी, ठीक है ठीक है, u से फेंका ना इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा इधर देखो, अब डिमांड क्या करनी, कम कर दूं, चेक कर लो, पैरेलल बनाना लेकिन स्केल से भैया, वो गैप कितना लेना है वो कोई टेंशन नहीं है, गैप कितना लोगे वो कोई टेंशन नहीं है, लेकिन स्केल से पैरेलल आना चाहिए। गैप की टेंशन अभी आगे आएगी। D1 आ गया, सप्लाई चेंज तो नहीं हो रही, नया इक्विलिब्रियम कहाँ पे मिला, E1 पे, E1 पे चेक कर लो प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और डॉटेड बनाना, डॉटेड, ताकि पता क्या नया है ये, और क्वांटिटी भी क्या होगी, तो नया इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है OQ1, नया इक्विलिब्रियम प्राइस है OP1। और देखो जब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी गिरी, डिमांड गिरी, अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले क्या गिरा, डिमांड गिरी किसी भी फैक्टर की वजह से, तो डिमांड गिरने की वजह से प्राइस क्या होगा, जिसकी डिमांड नहीं है मार्केट में वो सस्ती होगी महंगी, सस्ती होगी तो सप्लाई क्या हो जाएगी उसकी बाद में, कम हो जाएगी। ये इतना पोर्शन क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया कि नहीं हो गया, देख लो चेक कर लो, सप्लाई कब कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहा है और डिमांड कब शिफ्ट दिखा रहा है, चेक कर रहे हो, सप्लाई कब कॉन्ट्रैक्शन दिखा रहा है और डिमांड कब शिफ्ट दिखा रहा है। तो इकट्ठी आ गई कि नहीं आ गई, फटाफट से बनाओ, जल्दी जल्दी करें काम। कंसेप्ट सिंपल है, कर्व भी तूने कहा सिंपल ही है, मेन अगर पुराने चैप्टर आते हैं तो उसका फायदा है। और ये लिख लो बुक में, ये जो साइड में मैंने ये लिखा है, ये आपको अक्षर ये काम आएगा, ये बुक में लिखो, बुक में कॉपी तो घूम जानी है। हाँ, और ऐसा नहीं आता, वो कहेगा इंफीरियर गुड्स का आपकी इनकम बढ़ गई तो इंफीरियर गुड्स पे क्या होगा, इनकम बढ़ने पे इंफीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है। कुछ भी आपको सोचना है, मैं कह तो रहा हूँ, अगर वो कह रहा है कि नॉर्मल गुड्स की इनकम कम होगी, आपकी इनकम कम होगी, तो पूछेगा नॉर्मल गुड्स की डिमांड क्या होगी, तो आप सोचो कि इनकम किसका किसका फैक्टर है, डिमांड का कि सप्लाई का कि दोनों का, तो इनकम सिर्फ डिमांड का फैक्टर है, वो याद करना पड़ेगा आपको, सिर्फ डिमांड घटा दो, समझ गई, वो कुछ नहीं बोलेगा तेरे को, सप्लाई बनाओ। अगर इनकम बढ़ती है तो इंफीरियर गुड की डिमांड क्या होती है, तो इंफीरियर गुड की डिमांड कम होगी तो वो डिक्रीज, और नॉर्मल गुड की डिमांड ये, तो गुड्स के ऊपर भी डिपेंड करती है बातें। फिर ये सप्लाई का फैक्टर तो नहीं है, फिर खाली इंक्रीज इन डिमांड है, डिक्रीज इन डिमांड, तो डायरेक्ट क्वेश्चन तो आता ही नहीं है जी। इसी तरह से अब हम बनाने लगे हैं चेंज इन सप्लाई, सिर्फ चेंज इन, अब चेंज का मतलब क्या होता है, तो सबसे पहला इसमें क्या बनेगा, इंक्रीज इन सप्लाई, किस वजह से सप्लाई बढ़ सकती है, टैक्सेस क्या हो जाए, टैक्सेस क्या हो जाए, कम हो जाए, या सब्सिडी बढ़ जाए, तो सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो सप्लाई कैसे बढ़ती है भैया, बढ़ाओ, सप्लाई बढ़ाओ, कैसे बढ़ाओगे, सप्लाई का राइटवर्ड शिफ्ट लेफ्टवर्ड शिफ्ट, राइटवर्ड शिफ्ट,
राइटवर्ड शिफ्ट होगा ना, सप्लाई आगे को लेके जाओगे आप। आगे सप्लाई जब बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती कि कम होती है? कौन सोच के बताएगा? सप्लाई बढ़ी तो क्या होगा? प्राइस कम होगा। प्राइस बढ़ता है तो सप्लाई बढ़ती है, लेकिन जब सप्लाई बढ़ती है तो महंगाई, जो चीज बहुत ज्यादा मार्केट में सप्लाई जब सैनिटाइजर की बढ़ी तो सस्ता हुआ महंगा हुआ? सस्ता हुआ ना, तो प्राइस गिरेगा। प्राइस गिर गया, देख लो, चेक कर लो, ये लो, ये ई था, ये E1। तो लॉजिक जो आपका था कि सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस कम होता है, प्राइस बढ़ता है सप्लाई बढ़ती है, लेकिन सप्लाई की वजह से प्राइस कम होता है, तो गिर गया। तो इसमें वो हो गया। और यहाँ पे देखो डिमांड तो नहीं चेंज हो रही। अब जब प्राइस गिरता है तो डिमांड क्या होती है? प्राइस जब कम होता है डिमांड क्या होती है? चेक कर लो डिमांड, देख लो डिमांड, चेक कर लो, ये इसको क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन, सॉरी एक्सपेंशन। देख रहा है एक्सपेंशन डिमांड में, डिमांड में एक्सपेंशन आ गया और सप्लाई में क्या आ गया? और ये रहा सप्लाई का शिफ्ट, ये रहा शिफ्ट, ये शिफ्ट का एरो और ये कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन का एरो। ये मेन मुद्दा है, ये मेन मुद्दा। चौथा घर पे बना लोगे, बुक पे क्या लिखोगे? सप्लाई कम होगी, उसमें डिक्रीज इन सप्लाई का कब है वो? डिक्रीज सप्लाई में सप्लाई गिरेगा तो क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ अक्षर तो क्या लिखूंगा कि सप्लाई क्या होगी? सप्लाई कम, तो प्राइस बढ़ेगा, महंगाई बढ़ जाएगी भाई, जिस सप्लाई कम हो जाएगी वो महंगी हो जाएगी, उसकी वजह से डिमांड कम होगी। बुक पर चेक करो डिमांड कम हो रही कि नहीं हो रही। ये तो ऑपोजिट चलते हैं ना, ये तो ग्राफ उल्टा है, ये तो किसी और डिमांड का ग्राफ। अपने आप आंसर ये आना चाहिए, ये लॉजिक है, आंसर भी ये आना चाहिए, ग्राफ से देख के नहीं बनाना, वही तो सिखा रहा हूँ। लॉजिक से बनाओ कि आपका लॉजिक और ग्राफ अगर सेम आंसर निकाल रहा है तो क्रॉस चेक हो रहा है। अगर ग्राफ गलत बन गया तो लॉजिक भी गलत लिख के आओगे, और लॉजिक गलत लगाया तो ग्राफ से मैच नहीं होगा। तो यही तो कह रहा हूँ, सप्लाई कम होने से क्या होती है? प्राइस क्या होता है? बढ़ता है। सप्लाई कम होता है, ये रट्टे मार रहा है, मैं रट्टे को मार रहा हूँ। सप्लाई कम होती, कोई चीज की सप्लाई कम होगी, वो महंगी होगी सस्ती होगी? जिस चीज की सप्लाई कम हो गई, जो चीज इजीली नहीं मिल, सप्लाई कम का मतलब क्या है? जो चीज नहीं मिल रही, इट इंक्रीजेस द कंपटीशन अमंग द बायर्स। प्याज की सप्लाई कम होगी तो महंगा हुआ ना, तो जब प्याज का प्राइस बढ़ेगा उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? लॉजिक लगा भाई, लॉजिक उल्टे लगा सब आसान। अभी तो सारे जो उल्टे दिए ना मेरे को, या तो कहीं और प्रेजेंट है, स्टेम एक्टिव नहीं है, या तो खाली सोच नहीं पा रहा। सोचना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये चैप्टर में सोच ही नहीं पाओगे तो गए तुम। आगे बढ़े, अगला टॉपिक है चेंज इन बोथ डिमांड एंड, इसमें है 12 कर्व्स, मैं कराऊंगा 2-3 और यही मिलेगा होमवर्क, यही मिलेगा होमवर्क जो अक्षर ने बंद कर रखा है आजकल। क्या काम है? स्कूल जाना ही काम है तेरा बस। उसमें काम देती है ना, दिखाना पड़ता है। तू तो चुप ही रह। का मैम मेरे पीछे पड़ जाती है, हमारा कर देती है, काम दिखाओ काम दिखाओ, पहले पीछे क्यों तो मैम खड़ा कर देती है। चेंज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई। अब इसमें 12 कर्व्स क्यों है? पता है क्यों 12 कर्व्स है? अब डिमांड और सप्लाई बोथ चेंज होगी। अब उसके अंदर पहले से 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। फर्स्ट पार्ट कि चेंज इन, या तो दोनों डिमांड बढ़ जाए और सप्लाई भी बढ़ जाए, एक केस। सेकंड केस, डिमांड बढ़ रही है सप्लाई घट रहा है, बोथ है ना। फिर डिमांड बढ़ रही है, सॉरी डिमांड घट रही है सप्लाई बढ़ रहा है, या दोनों घट रही है। 4 केस ये हो गए। अब हर एक केस के ना 3-3 केस और है, तभी ये 12 केस बने थे। पहला फर्स्ट केस मानते हैं कि बोथ डिमांड एंड सप्लाई डिक्रीज, बोथ, हाँ, डिमांड भी डिक्रीज एंड सप्लाई भी। केस समझ आ गया क्या होगा? डिमांड भी घट रही है सप्लाई भी घट रही है, डिमांड घट रही है सप्लाई इंक्रीज, डिमांड सप्लाई, डीडी कब बोलते हैं उसको, ऐसे लिखते हैं इकोनॉमिक्स में। समझ आया? 4 केस क्या बने? डिमांड और सप्लाई दोनों घट गए। अगला क्या? डिमांड से दोनों बढ़ गए, डिमांड घटा सप्लाई बढ़ा, डिमांड बढ़ा सप्लाई घटा। 4 केस हो गए। अब इसके अंदर 3 केस क्या आएंगे? दोनों घट रहे हैं, जो डिमांड का घटना सप्लाई के घटने से ज्यादा,
एक केस। फिर डिमांड का घटना सप्लाई के घटने से कम, दूसरा केस। फिर डिमांड का घटना सप्लाई के घटने से इक्वल, ये भी तो केस हो गए। केस के अंदर केस, मजाक बना दिया हमारा। इसलिए तीन सबके होंगे, सबके एक होगा ग्रेटर, एक होगा लेस, एक होगा इक्वल, तीनों केस में होगा, चारों केस में सॉरी। पहला केस करते हैं ए पार्ट। अगर हम मान के चलते हैं कि जो डिमांड का डिक्रीज है वो इक्वल टू है सप्लाई का डिक्रीज, पहले ये मान के चलते हैं डिक्रीज इन डिमांड इज इक्वल टू डिक्रीज इन सप्लाई। अब यहाँ पे आपको स्केल चाहिए होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे शिफ्ट दोनों होंगे, कोई मूवमेंट नहीं हो रही यहाँ पे, दोनों में शिफ्ट आना चाहिए, डिक्रीज दिखा है ना। अब दोनों का जो शिफ्ट बनाओगे ना बराबर होना चाहिए, एग्जैक्टली बराबर, आंसर ठीक नहीं आएगा। एक सेंटीमीटर लो या 0.5 सेंटीमीटर लो, सही आता है। मेरे को लगा स्केल निकालने लगा तो निकालना तो मिला नहीं, बस बात अलग है। तभी तो ऑफलाइन पे खुश हुआ है, तभी तो मैंने 50% ऑफलाइन बोला तो खुश हुआ है। तो साइमल्टेनियस इंक्रीज, हाँ वही है, ये वही है साइमल्टेनियस, साथ साथ हो रहे हैं ना। पहले सिर्फ डिमांड बढ़ रही थी या कम हो रही थी, फिर सप्लाई बढ़ रही थी या कम, चार कर्व्स हो गए। अब साइमल्टेनियस इंक्रीज और डिक्रीज इन बोथ, साइमल्टेनियस मतलब बोथ। अब ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले क्या बनाना है, एक एक्स, ये हो गया डिमांड कर्व, ये सप्लाई, ये प्राइस और ये क्वांटिटी, और ये हो गया इक्विलिब्रियम। अब दोनों क्या हो रहे हैं, डिमांड भी कम सप्लाई भी कम। जैसे फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की प्राइस कम होने वाला है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की प्राइस कम होने वाला है, उससे डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी। कम होने वाला है, फ्यूचर में प्राइस कम होना है तो आज डिमांड कम हो जाएगी तब बढ़ेगी, और फ्यूचर में प्राइस कम होना है तो सप्लाई क्या होगी, पर वो इसका फैक्टर नहीं हुआ। ऐसा कि फैक्टर होना चाहिए जो दोनों का कुछ भी, या दो अलग अलग फैक्टर होंगे किसी वजह से, कोई दो फैक्टर ले लिए मान लो, कोई भी दो फैक्टर, क्वेश्चन दिए पीछे इसके अंदर जो डिमांड और सप्लाई है, तो डिमांड और सप्लाई का गिरावट इक्वल है। हाँ, गिरावट इन द सेंस जब जिसमें दोनों डिमांड और सप्लाई, तो हमको सेम फैक्टर उठाने के अलग अलग भी ले सकते हैं। फैक्टर आपको क्वेश्चन में दिया होगा सर, आपने नहीं उठाने, मुद्दा तो सारा यहाँ पे है। फैक्टर का एग्जांपल आप नहीं दोगे, आपको फैक्टर दिया होगा, आपने सोचना है ये डिमांड का है सप्लाई का है दोनों का है क्या है, फिर उसके अंदर से सोचना है फिर इन 24 कर्व में से वो कौन सा कर्व है। ये तो रट्टा तो मार नहीं सकते, तो ये अभी क्वेश्चंस करोगे, ये आता ही नहीं है। एक क्वेश्चन आता है इसमें से, वो प्राइस फ्लोरिंग और सीलिंग आएगा 100%, या वो आएगा, या परफेक्ट कंपटीशन एक्सेस डिमांड एक्सेस सप्लाई आएगा। इसके चांसेस बहुत कम होते हैं आने के, क्योंकि ये आधे से ज्यादा बच्चों को समझ नहीं आते। तुम्हें इसलिए आ रहे हैं क्योंकि तुम्हें इसलिए आ रहे हैं क्योंकि तुम्हें डिमांड सप्लाई मैंने सिखा दिया कि वो कैसे करना है। मोस्टली बच्चे जब लास्ट चैप्टर तक आते हैं वो ढेर सारा डिस्पर्जन स्टैट्स कोरिलेशन पढ़ के यहाँ तक आते हैं, डिमांड तो पता नहीं कभी भूल चुके होते हैं, और सप्लाई कोई ढंग से पढ़ता नहीं। तो कर करा के इकोनॉमिक्स इलेवन बच्चे बहुत मुश्किल से पढ़ते हैं, जो से पढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ तक आते हैं उनको कख नहीं पता होता डिमांड कब बढ़ती कम कम होती है, तो वो तो उसको सर कर लेंगे, बस ऐसे करते हैं मेरे को। अभी डिमांड क्या हो रहा है, कम हो रहा है, सप्लाई भी क्या हो रही है, लेकिन दोनों का डिक्रीज क्या है, इक्वल। जितना डिमांड कम होगा, डिमांड कम कर दूं, बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए, उतना ही सप्लाई क्या हो जाएगा, कम, बिल्कुल बराबर। मतलब ये जो डिस्टेंस है ना ये वाला, इतना ही कम करना है अपने नाप के। ये S1 है, ये D1 है, देखा। थोड़ा सा मेरे को लग रहा है कि मेरा गलत है, पर आप लोग ठीक कर लेना अपने हिसाब से। ये जो पॉइंट आएगा सिर्फ यहाँ पे आएगा, अगर सब डिमांड भी कम हुई और सप्लाई भी इक्वली कम होगी तो प्राइस चेंज नहीं होता। प्राइस कब गिरता है, जब डिमांड गिरती है, प्राइस कब बढ़ता है, जब सप्लाई बढ़ती है। बट यहाँ तो डिमांड जितनी गिरी, मान लो किसी चीज की डिमांड कम हो गई, उसकी सप्लाई भी कम होगी, तो प्राइस में क्या महंगाई बढ़ेगी, कम होगी। जितनी डिमांड कम हुई उतनी सप्लाई कम होगी, क्या फर्क पड़ रहा है उससे, तो सिर्फ लोग कम लेंगे उसको। क्यों, क्योंकि डिमांड भी कम हो गई, सप्लाई भी कम होगी, लोग लेना बंद कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अभी विंटर क्लोथ्स, उनकी डिमांड क्या होगी, कम, उनकी सप्लाई बढ़ेगी, अब सप्लाई भी कम हो जाएगी, क्या उनके प्राइस चेंज होंगे, नहीं, वैसे खत्म हो गए, कोई लेगा ही नहीं, डिमांड कम हो जाएगी, कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे प्राइस कांस्टेंट आ गया, जब डिमांड भी सेम उससे गिरी और सप्लाई भी सेम उससे गिरी। एक आप ट्राई करो, मैं 2 मिनट बाद बनाता हूँ। इसी का बी पार्ट,
कि डिमांड का जो गिरावट, सिर्फ गिरावट की बात कर रहे हैं हम इस टाइम, गिरावट की बात कर रहे हैं, डिक्रीज चल रहा है अभी तो, बहुत डिक्रीज चल रहा है अभी तो, बहुत डिक्रीज चल रहा है। डिमांड का जो डिक्रीज है वो ग्रेटर देन सप्लाई का डिक्रीज। आप ट्राई करो, पता क्या करना तीरथ, जो डिमांड का ये है ना थोड़ा चौड़ा बना दो डिक्रीज, और उसका उतना ही रहने दो, फिर देखो आंसर क्या आता है, खुद निकाल के बताओ। और सी पार्ट भी बना लेना उसके बाद कि डिमांड क्या हुआ का इज लेस देन सप्लाई का डिक्रीज। आप लोग अपने बनाओ, मैं बोर्ड पे बनाऊंगा, फिर देखना सेम आता है कि नहीं आता। हमेशा क्रॉस तो पहले बनाना ही बनाना है, DSOPQ तो लिखना ही पड़ेगा आपको, और EV। अच्छा इसमें नया इक्विलिब्रियम कहाँ बनाया है, इसको E लिख देना, E1। इसमें प्राइस कम हो रहा है, देख लेते हैं, मेरे को याद थोड़ी रखा है। डिमांड का गिरावट ज्यादा, बहुत ज्यादा बना दो, बहुत ज्यादा ऐसे बड़ा खुला खुला, और सप्लाई का गिरावट क्या है, कम है, ये लेस है ना इधर, उसको हल्का सा गिराओ। प्राइस कम हो रहा है। इसमें स्केल नहीं चाहिए होगा तुमको, ये तो आइडिया लगता है ना, इसको इतना मोटा बना दिया, इसको इतना पतला बना दिया, इतना तो पता ही है ना मोटा बंदा कौन है, पतला बंदा कौन है, देखिए दूर से दिख जाता है। तो यहाँ पे नया इक्विलिब्रियम स्थापित हुआ, तो प्राइस थोड़ा सा कम हो, डिमांड ज्यादा कम हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा आपको कितना कम हो, नंबर का तो खेल ही नहीं है यहाँ पे, आपको बस ये था ना, ये इंपॉर्टेंट पता क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, क्वालिटेटिव नहीं ये एरो कि हो क्या रहा है। अगर आप एरो नहीं बनाते, मैडम को क्या पता कि आपका ओल्ड प्राइस P था कि P1 था, क्या पता P1 ओल्ड था, तो आपका एरो दिखा रहा है कि P से P1 जा रहा है और Q से Q1 जा रहा है, और इक्विलिब्रियम कहां से कहां जा रहा है, E से E1। तो चेक करो, मेरे हिसाब से प्राइस भी गिर रहा है, और देख के क्यों बना रही हो, प्राइस बढ़ गया, प्राइस भी कम हो रहा है और क्वांटिटी भी कम हो रही है। आ रहा है कि नहीं आ रहा आंसर, लास्ट बना के चेक करो बेटा, जब नहीं देखना बेटा। अब यहाँ पे डिमांड कम है, सप्लाई भी कम है, लेकिन डिमांड का कम लेस है, डिमांड को पतला सा कम करियो और सप्लाई को ज्यादा कम कर दियो उधर। अब देख आंसर अपने आप आएगा। कीरत के स्कूल से मैसेज आया 50% का, तुम्हारे स्कूल से नहीं आया। जिस दिन तुम्हारे स्कूल से आएगा उस दिन रिलैक्स हो जाइए, वरना पढ़ना तो पड़ेगा। टाइम पास करने से ना होगा कुछ नहीं। हाँ जी, डिमांड कितना कम करना है, थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा। बेटा यहाँ देखना, देख कीरत मेरी बात सुन, जिसकी तरफ मुंह खुला है ना वो ज्यादा होता है। अब ये बहुत बड़ा कम कर दो, इतना कम कर दो, खुला खुला आराम से। तो प्राइस बढ़ गया, क्वांटिटी कम हो गई, देखा यहाँ पे प्राइस भी कम था, क्वांटिटी भी कम थी। तो ये रट्टे नहीं मार सकते तुम, ये तो ग्राफ ही बताएगा। ये 3 इजी है बनाने की, इसको समझ आ गई, इसे स्कूल से ही समझ लिया, इसने कहा इजी है। मेन अब रीजन है कि रीजन क्या है, प्राइस को छोड़ के बाकी सब रीजन है, अदर फैक्टर्स। बिल्कुल, आपको हमेशा P से P1 पे जाना है और Q से Q1 पे। हम लिखेंगे ना साइड पे, देखो कर्व में क्या लिखा है, न्यू इक्विलिब्रियम एट डिटरमाइंड एट E। फिर साइड पे देखो, कर्व के साइड पे क्या लिखा है, इक्विलिब्रियम प्राइस राइजेस फ्रॉम OP टू O1, ऐसा ही लिखना है, राइजेस फ्रॉम OP टू, और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी फॉल्स फ्रॉम Q टू Q1, ये भी लिखना पड़ेगा आपको। ये फर्स्ट पार्ट हुआ, बोथ डिमांड और सप्लाई क्या हो गए, कम। अभी सिर्फ फर्स्ट पार्ट हुआ है, चेंजेस इन बोथ का, अभी सिर्फ फर्स्ट के 3 हुए, यहाँ पे दोनों क्या हुए, कम हुए थे। अब मैं एक कम कर दूं, एक बढ़ा दूं, फिर आपको होमवर्क दूंगा, किसको बढ़ाओ किसको कम करो, जो आपका मन करता है। वो तो घर पे कर लोगे, तो देख के आए, बुक में देखते हैं बुक में क्या है, उस हिसाब से करो। यहाँ पे बोथ इंक्रीज है, इसको होमवर्क में डालो। बोथ डिक्रीज जब कर लिए तो बोथ इंक्रीज तो कर ही लोगे बेटा। जो आपका आंसर आएगा ना, क्या आंसर आएगा आपका, प्राइस फॉल या राइज, बुक के सेम होना चाहिए आंसर। आपका आंसर बुक से मैच कर रहा है तो आप ठीक चल रहे हो, और आप जान के मैच कर रहे हो तो आप ठीक नहीं चल रहे हो। मेरे को पता है क्या, मेरे को देख के क्यों बोला है, तू मेरे को देख के हंसा है, मेरे को लगा अभी तो फिर वो करेगा, गलती करेगा वही वाली। बेटा होमवर्क करने हरामखोरी नहीं करनी होती, ठीक है। हाँ
डिमांड डिक्रीज सप्लाई। हाँ, सेकंड पार्ट होमवर्क में कर देंगे, सेकंड के तीनों केस। थर्ड केस डिमांड डिक्रीज सप्लाई इंक्रीज कह रहा है भैया। ये डिमांड क्या करनी है और सप्लाई क्या करनी है। अब फिर से तीन केस बनेंगे। डिमांड का डिक्रीज इज इक्वल टू सप्लाई का इंक्रीज, डिमांड का डिक्रीज इज ग्रेटर देन सप्लाई का। अरे मैं तो केसेस बना दूंगा पहले। डिमांड का डिक्रीज इज लेस देन सप्लाई का इंक्रीज। कोशिश करा करो जितने भी केसेस बने ना डिमांड को पहले रखा करो, काम उल्टा हो जाता है। क्योंकि जब यहाँ डिमांड डिक्रीज हो रही सप्लाई इंक्रीज भी तो हो रही है। ये डिमांड डिक्रीज से सप्लाई इंक्रीज है, तो डिमांड को पहले रखा करो। ज्यादातर बुक ने ये बोला है पहले इक्वली क्या कर दो, गिरा दो और उठा दो। एक चीज गिरेगी और एक चीज उठेगी इसमें, जैसे एक चीज ऑफलाइन एक चीज ऑनलाइन। ठीक है कीरत? हाँ जी सर। आज तेरी खुशी पे ना कोई खुश नहीं हुआ सर। क्वांटिटी सेम है, प्राइस गिर रहा है। आंसर तेरा आया करेक्ट है, करेक्ट है। अगर सेम बनाओगे नहीं पता नहीं मेरे को नहीं, मैं देख रहा हूँ। डिमांड कम करना है, डिमांड कम कर रहा हूँ मैं तो कम आ रहा है सर। प्राइस भी गिर रहा है और क्वांटिटी और सप्लाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। सेम अमाउंट से बढ़ा दी नहीं यार, सही कह रहा है कीरत। क्वांटिटी सेम तो आया। सेम सही कह रहा है कीरत। वो स्केल से तूने नापा नहीं है, बीच में आ रहा है, बिल्कुल सेम। क्वांटिटी सेम आ रही है, देख लो। जैसे आपको बना वैसा बना मेरा। अक्षर तेरा अगर इक्वल नहीं हो तो आंसर सेम नहीं आएगा स्केल से नाप के। देखो ग्रेटर और लेस में क्या करते हो, एक बहुत मोटा एक बहुत पतला, उसमें टेंशन नहीं है। इक्वल टू अक्षर, इक्वल टू के सारे ग्राफ्स में 4 केस मिलेंगे इक्वल टू वाले, सब में आपको ये बहुत ध्यान से ये गैप और ये गैप सेम रखना पड़ेगा। यहाँ एक मोटा एक पतला, एक मोटा एक पतला चलते रहते। तो यहाँ पे जब डिमांड घटा दी लेकिन सप्लाई घटाई नहीं है, बढ़ाई है, तो हमारा प्राइस तो गिर गया बट क्वांटिटी सेम है। बुक में चेक करो, साइड पे लिखा है कि प्राइस फॉल्स लेकिन क्वांटिटी सेम। अब ये चेक करो इसमें आंसर क्या आते हैं। बेटा पेपर ऑफलाइन होंगे तो वो भाई साहब कैसे करेंगे, कुछ आइडिया? वो भाई साहब उसको पता है वैसे कि ऑफलाइन भी हो सकते हैं। सर प्राइस और क्वांटिटी दोनों पता है उसको? उसको अक्ल नहीं आ रही? मतलब करोगे क्या फिर तुम? करोगे स्कूल जाके कैसे कर पाएगा वो? चीटिंग हो जाएगी, हो जाएगी चीटिंग। उसको तो कुछ भी नहीं आता, वो कैसे पास होगा? वो जाग क्यों नहीं रहा अभी तक? या उसको लग रहा है कि ऑनलाइन हो जाएंगे, हो जाएगा, काम चल जाएगा। अगर ऑफलाइन हो गए तो वो पास हो पाएगा? वो मेरे को तू तो हो जाएगी, वो नहीं हो पाएगा। उसको डर नहीं लग रहा बच्चा। हाँ जी, डिमांड क्या हो गए? ज्यादा गिरा दो, बहुत ज्यादा गिरा दी मैंने। क्वांटिटी दोनों गिरेंगे। सप्लाई बढ़ाना है लेकिन थोड़ा सा पतला सा बढ़ा दो। जब नहीं समझ आया, देख ये बहुत ज्यादा गिराई, ये जरा सा बढ़ा दिया। अब ये आंसर आया जहां पे देख P1 गिर गया, क्वांटिटी भी गिर गई। भाई तू ना याद ही करके चला जाइए, वैसे तुक्के नहीं मारने। अगले में क्या होगी? प्राइस और क्वांटिटी दोनों बढ़ेगी? नहीं, आंसर गलत आया तेरा। ऐसे ही ये कोई याद थोड़ी कर सकते हैं हम। हाँ तो चौड़ा बनाओ तुम, पतला बनाओ, आंसर सेम आता है। मोटा मोटा होता है, पतला पतला होता है, जितना मर्जी वो कर ले। हाँ जी, डिमांड को पतला सा गिराना है, इतना सा गिरा दिया मैंने। और सप्लाई बहुत बढ़ानी है। मेरी प्राइस कम हो रहा है, सप्लाई क्वांटिटी बढ़ रही है। हाँ अब आया लाइन पे ये। प्राइस कम हो रहा है, क्वांटिटी बढ़ रही है। तो मैंने क्या फारसी बोली? तूने पहले क्या बोला कि सर इसमें दोनों घट गए तो अगले में दोनों बढ़ जाएंगे। प्राइस तो यहाँ भी कम हो गया। अब रटे नहीं मार सकता, इसको पता लग गया। तो एक केस आपका कौन सा होमवर्क है कि दोनों डिमांड और सप्लाई बढ़ रहे हैं, और एक डिमांड बढ़ेगा सप्लाई इसे ऐसी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगा सप्लाई घटेगी। ये आपका होमवर्क है। अगला काम भी देख रहा हूँ, रुको तो सही। अगला है स्पेशल केसेस, बुक में ही देखो। नहीं बता रहा हूँ खाली। चलो मैं अगली बार करा। 4 केस है, उसमें 2-2 कव बनेंगे। 2 मैं बना दूंगा, बाकी घर बना लोगे। अगली बार ही मैं आपको प्राइस, फ्लोरिंग और सीलिंग करा दूं, क्योंकि 15 मिनट में करा दूंगा, आपको बन जाएंगे। ठीक है, तो सीलिंग खत्म कराएंगे चैप्टर, फिर उसकी अगली क्लास में हॉर्स।
मतलब मंडे की क्लास में ये और वेडनेसडे को सिलेबस कंप्लीट करते हैं इसका। ठीक है, बच्चों वाला काम बेटा तब होगा जब तो होमवर्क करेगा, वो भी पकड़ ले बात।